हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संजना विद्यापीठ। देखिए बेटा, आपने यहाँ पर एक आवर्त के अनुदिश आपने यहाँ पर परमाणु आकार में परिवर्तन देखा। उसी के साथ में आपने आयनिक त्रिज्या भी पढ़ी और उसी के साथ में आपने पढ़ा यहाँ पर सम इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। अब उसी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आयनन एंथैल्पी। नेक्स्ट है आपके पास आयनन एंथैल्पी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा आपके पास यहाँ पर आयनन एंथैल्पी। देखिए बेटा, आयनन एंथैल्पी क्या होती है कि आपके पास किसी परमाणु, परमाणु कैसा बेटा यहाँ पर गैसीय विलगित परमाणु, अकेला किसी गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश में, और बाह्यतम कौन सा बेटा, तलस्थ अवस्था वाला, ग्राउंड स्टेट वाला, तलस्थ अवस्था के बाह्यतम कोश में उपस्थित, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है बेटा यहाँ पर आयनन एंथैल्पी। कि आपके पास परमाणु है, उस परमाणु के बाह्यतम कोश की तलस्थ अवस्था में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। उस इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना है, उससे बाहर निकालना है। परमाणु के अंदर से आपको इलेक्ट्रॉन को कहाँ निकालना है, बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए यहाँ पर जो ऊर्जा दी जा रही है, उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है बेटा यहाँ पर आयनन एंथैल्पी। जैसे देखिए यहाँ पर आपके पास कोई परमाणु M है जो विलगित गैसीय अवस्था में, विलगित गैसीय का मतलब है कि आपके पास परमाणु ठोस अवस्था में नहीं है, न ही द्रव अवस्था में। आपने एक सिंगल परमाणु लिया है और उस सिंगल परमाणु को कौन सी अवस्था में लिया है बेटा, गैस अवस्था में। तो इस विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित जो शिथिलता से बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन है, उसको निकालने के लिए यहाँ पर आपने क्या दी, इलेक्ट्रॉन था बेटा यहाँ पर। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपने क्या दी यहाँ पर बेटा, इसको ऊर्जा। इसे शिथिलता से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को इससे बाहर निकालने के लिए आपने क्या दी बेटा यहाँ पर, ऊर्जा। इस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं बेटा यहाँ पर आयनन एंथैल्पी। इस ऊर्जा को क्या नाम दिया जाता है बेटा यहाँ पर, आयनन एंथैल्पी। देखिए बेटा यहाँ पर आपने यहाँ से इस विलगित गैसीय परमाणु से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आप ऊर्जा दे रहे हो उसको अपन बोलते हैं IE1, अर्थात प्रथम आयनन एंथैल्पी। ऐसे ही मैंने कहा कि नहीं, मुझे एक इलेक्ट्रॉन और इसमें से निकालना है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन मेरे को यहाँ पर और निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो क्या बनेगा, M+2 धनायन, प्लस आपने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप और इसको क्या दोगे, ऊर्जा। तो इस ऊर्जा को क्या कहा जाएगा बेटा यहाँ पर, द्वितीय आयनन एंथैल्पी। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा दी जा रही है, उसको हम क्या कह रहे हैं बेटा यहाँ पर, द्वितीय आयनन एंथैल्पी। ऐसे ही देखिए मैंने कहा कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन और मेरे को इसमें से निकालना है। तो यहाँ क्या बनेगा, 3 धनायन। एक इलेक्ट्रॉन आपने और इसमें से निकाला, तो इसके लिए जो ऊर्जा दी जाएगी उसको हम क्या कहेंगे बेटा यहाँ पर, तृतीय आयनन एंथैल्पी। इसे हम क्या कहेंगे बेटा, तृतीय आयनन एंथैल्पी। वापस से देखिए,
कि किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में तलस्थ अवस्था में उपस्थित, ग्राउंड स्टेट में उपस्थित इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा इसको दी जा रही है, उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है बेटा? आयनन एंथैल्पी कहा जाता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किलो जूल पर मोल में। किसमें दर्शाते हैं बेटा? किलो जूल पर मोल में यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आपने यहाँ पर इस विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो उसके लिए जो यहाँ ऊर्जा दी जा रही है उसको हम बोलते हैं प्रथम आयनन एंथैल्पी। ऐसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके लिए जो ऊर्जा दी जाएगी उसे अपन क्या कहेंगे? द्वितीय आयनन एंथैल्पी। ऐसे ही तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके लिए जो ऊर्जा दी जा रही है उसे अपन क्या कहेंगे बेटा? तृतीय आयनन एंथैल्पी। देखिए यहाँ पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय आयनन एंथैल्पियों की यदि ऊर्जा का क्रम हम कैलकुलेट करें, इसका बेटा यहाँ पर ऊर्जा का क्रम हम कैलकुलेट करें तो सबसे कम आयनन एंथैल्पी होती है प्रथम, इससे ज्यादा होती है द्वितीय और इससे ज्यादा होती है तृतीय। क्या कहा आपने कि प्रथम आयनन एंथैल्पी की तुलना में द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है बेटा? ज्यादा होता है। ऐसे ही द्वितीय आयनन एंथैल्पी की तुलना में तृतीय आयनन एंथैल्पी का मान ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर आप एक उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, ऋणावेश निकाल रहे हो, कोई बात नहीं बेटा, आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, लेकिन जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो वो कहां से निकाल रहे हो बेटा? धन आवेशित स्पीसीज से निकाल रहे हो। तो इस धन आवेशित स्पीसीज में पहले से ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, फिर भी आप ऋणावेश वहां से निकाल रहे हो, यानी कि यहाँ पर तो आपके पास जो प्रभावी नाभिकीय आवेश था वो इतने इलेक्ट्रॉन पर, जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे, उतने पे ही आवेश लग रहा है, यहाँ पर आकर्षण बल लग रहा है। लेकिन जैसे ही धनावेश बनता है तो आपके पास धनावेश क्या हो गया? ज्यादा, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कम, यानी नाभिक के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल क्या हो गया बेटा? ज्यादा। जब नाभिक के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल ज्यादा हो गया तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ऊर्जा क्या देनी पड़ेगी बेटा? ज्यादा देनी पड़ेगी। जब ऊर्जा ज्यादा दोगे तो द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान प्रथम से क्या हो जाएगा बेटा? ज्यादा। ऐसे ही तृतीय आयनन एंथैल्पी में तो आपके पास द्विधन आवेशित स्पीसीज है, यहाँ तो नाभिक पर और ज्यादा प्रभावी नाभिकीय आवेश हो गया है, यहाँ आकर्षण बल ज्यादा हो गया है और इस ज्यादा आकर्षण बल से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको और क्या देनी पड़ेगी बेटा? ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्लियर है बेटा? यहाँ पर तो आपको ये क्रम ध्यान में रखना है कि प्रथम की तुलना में द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान ज्यादा होता है और द्वितीय की तुलना में तृतीय। रीजन ये है कि उदासीन से हम आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, लेकिन एक धन आवेशित स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है बेटा? कठिन होता है, क्योंकि वहां नाभिक पर आवेश का मान ज्यादा हो जाता है। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट हम पॉइंट पढ़ते हैं, इस आयनन एंथैल्पी को कौन कौन से फैक्टर यहाँ पर प्रभावित करते हैं, यानी आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक हम लेते हैं यहाँ पर परमाणु का आकार। क्या लेते हैं बेटा? परमाणु का आकार। देखिए बेटा यहाँ पर कि भाई ये नाभिक है, न्यूक्लियस है, आपके पास परमाणु का आकार इतना था, यहाँ इलेक्ट्रॉन बैठा था। एक आपने कहा कि नहीं आकार इतना था, यहाँ इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ था। देखिए यहाँ ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के जस्ट कहाँ है? पास में, तो आकर्षण बल क्या होगा बेटा? यहाँ पर ज्यादा। जबकि यहाँ इस इलेक्ट्रॉन आकार बढ़ने से इस इलेक्ट्रॉन की नाभिक से क्या बढ़ गई? दूरी। दूरी बढ़ने की वजह से आकर्षण बल का मान क्या हो गया बेटा? कम हो गया। तो यहाँ पास वाले पर तो आकर्षण बल क्या लग रहा है? ज्यादा।
दूर वाले पर आकर्षण बल क्या लग रहा है, कम। तो कम आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ऊर्जा क्या देनी पड़ेगी, आपको कम देनी पड़ेगी। तो आप क्या कहोगे कि परमाणु का आकार यदि बढ़ता है तो आयनन एंथैल्पी का मान यहाँ पर घटता है। क्लियर है यहाँ पे कि परमाणु का आकार यदि आपके पास बढ़ रहा है तो आयनन एंथैल्पी का मान क्या हो जाता है बेटा, घट जाता है। अब देखिए बाकी फैक्टर हम इसी से लागू कर सकते हैं, जैसे Z इफेक्टिव प्रभावी नाभिक के आवेश की हम बात करें तो प्रभावी नाभिक के आवेश आपके पास यदि बढ़ रहा है तो आपने क्या कहा, यहाँ पर आकर्षण बल स्ट्रॉन्ग हो रहा है और स्ट्रॉन्ग आकर्षण बल को तोड़ने के लिए आपको ऊर्जा क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा। यानी प्रभावी नाभिक के आवेश यदि बढ़ता है तो आयनन एंथैल्पी का मान भी क्या होता है बेटा, बढ़ता है। क्लियर है। तीसरा फैक्टर हम लेते हैं कोशों की संख्या। कोशों की संख्या, भाई कोशों की संख्या यदि बढ़ती है तो परमाणु का आकार बढ़ता है। कल बताया था आप लोगों को, यहाँ पर कोशों की संख्या बढ़ने पर परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। और परमाणु का आकार यदि बढ़ेगा तो IE का मान क्या होगा बेटा, यहाँ पर घटेगा। क्लियर है। फोर्थ फैक्टर हम लेते हैं यहाँ पर भेदन क्षमता। भेदन क्षमता का मीन क्या होता है, देखिए बेटा यहाँ पर कि आपके पास यहाँ पर S उपकोश है, P है, D है और F है। सबसे नाभिक के पास में कौन सा कोश होता है बेटा, S। कौन सा होता है, S। नाभिक के जस्ट पास में है तो यहाँ इस पर आकर्षण बल क्या लगता है बेटा, ज्यादा। ऐसे ही P थोड़ा सा इससे दूर है तो आकर्षण बल इससे क्या लगेगा, कम। तो इस P के द्वारा इस S को भेदते हुए जो आकर्षण बल यहाँ पर लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पर भेदन क्षमता। तो भेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होती है बेटा, S की। किसकी होती है बेटा, यहाँ पर S की। उससे कम होती है P की, उससे कम D की और उससे कम किसकी बेटा, F की। तो जैसे जैसे भेदन क्षमता कम हो रही है यानी लगने वाला आकर्षण बल कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या होगी, आसानी। यानी F से इलेक्ट्रॉन निकालना D की तुलना में क्या होगा, आसान होगा। यानी IE का यदि हम क्रम देखें तो सबसे ज्यादा IE किसकी होगी बेटा, IE किसकी ज्यादा होगी, S की, उससे कम P की, उससे कम D की और सबसे कम किसकी होगी, F की। अर्थात S से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है जबकि F से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव। क्या लेते हैं बेटा, परिरक्षण प्रभाव। आपने क्या कहा कि परिरक्षण प्रभाव यदि बढ़ता है तो परमाणु का आकार क्या होता है बेटा, बढ़ता है। और यदि परमाणु का आकार बढ़ेगा तो IE का मान क्या होगा बेटा, यहाँ पर घटेगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर नाभिक पर आवेश। नाभिक पर धन आवेश कि जैसे जैसे यहाँ पर धन आवेश में क्या होती है बेटा, वृद्धि होती है। नाभिक पर आवेश में वृद्धि होती है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की उस नाभिक के साथ आकर्षण क्षमता बढ़ जाती है। इस बढ़ी हुई आकर्षण क्षमता को तोड़ने के लिए आपको ऊर्जा क्या लगानी पड़ेगी बेटा, ज्यादा लगानी पड़ेगी। यानी धनावेश जितना ज्यादा होता है नाभिक पर IE का मान उतना ही क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर है। यहाँ पर ये कुछ फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर आयनन एंथैल्पी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। पहला कौन सा बेटा, परमाणु आकार। यदि परमाणु का आकार बढ़ेगा तो उस नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी अर्थात दोनों के मध्य आकर्षण बल दुर्बल होगा और दुर्बल आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ऊर्जा क्या देनी पड़ेगी बेटा, कम। यानी IE का मान क्या हो जाएगा, कम। यदि नाभिक पर आवेश का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण बल ज्यादा लगेगा। ज्यादा आकर्षण बल को तोड़ने के लिए आपको ऊर्जा क्या देनी पड़ेगी बेटा, ज्यादा। यानी Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो IE का मान बढ़ेगा।
दूसरा फैक्टर है कोशों की संख्या। ये आपने बताया कि कोशों की संख्या बढ़ने पर क्या बढ़ता है, आकार, और यदि आकार बढ़ेगा तो आई का मान क्या होगा, घटेगा। भेदन क्षमता, भेदन क्षमता क्या बताई मैंने यहाँ पर कि एस इस उपकोष को भेदते हुए यहाँ पर पी उपकोष के इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से जो आकर्षण बल अनुभव कर रहे हैं उसको क्या कहा जाता है बेटा, यहाँ पर भेदनी क्षमता। क्योंकि आपका एस उपकोष नाभिक के जस्ट पास में होता है अतः इसका आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है, और एफ यहाँ पर नाभिक से दूर होता है क्योंकि बाद में फोर्थ नंबर पे जाके स्टार्ट होता है, फोर्थवें कोष से स्टार्ट होता है, इसीलिए यहाँ पर इसके साथ इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के साथ नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है, दुर्बल होता है, और उसको तोड़ने के लिए ऊर्जा क्या देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। अर्थात आप क्या कहोगे कि जो क्रम भेदन क्षमता का होता है वही किसका क्रम होता है बेटा, आई का क्रम होता है। नेक्स्ट, परिरक्षण प्रभाव यदि बढ़ता है तो परमाणु के आकार में क्या होती है बेटा, वृद्धि होती है, और परमाणु आकार बढ़ेगा तो आई क्या होगी बेटा, आपकी घटेगी। नेक्स्ट, नाभिक पर धन आवेश का मान बढ़ता है तो आई का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। इसके अलावा एक पॉइंट जरूर आपको ध्यान में रखना है, और वो एक पॉइंट क्या है, अर्धपूरित व पूर्ण पूरित विन्यास। अर्धपूरित व पूर्ण पूरित विन्यास। यदि कहीं आपको यहाँ पर अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास दिख रहा है, आधी भरी हुई या पूरी भरी हुई कक्षक आपको नजर आ रही है, तो आधी भरी और पूरी भरी कक्षक क्या होती है बेटा, स्थायी कक्षक होती है। और जब भी आप किसी के स्थायित्व को बिखेरना चाहोगे तो आपको बल क्या लगाना पड़ेगा बेटा, ज्यादा लगाना पड़ेगा, यानी ऊर्जा आपको क्या लगानी पड़ेगी, ज्यादा निकालेगी। क्लियर है कि अर्धपूर्ण और पूर्ण पूरित कक्षकों से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आई का मान और कक्षकों की तुलना में क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। क्लियर है यहाँ पे। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो आयनन एंथैल्पी को क्या करते हैं बेटा, प्रभावित करते हैं। अब हम यहाँ पर इसी आयनन एंथैल्पी को एक वर्ग और एक आवर्त के अनुदिश अध्ययन करेंगे। एक वर्ग और एक आवर्त के अनुदिश यहाँ पर आयनन एंथैल्पी में किस प्रकार से परिवर्तन आता है। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर वर्ग की। क्या कहा, एक वर्ग में हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोशों की संख्या का मान क्या होता है, बढ़ता है। एक वर्ग में हम ऊपर से कहाँ जा रहे हैं बेटा, नीचे की ओर जा रहे हैं, तो कोशों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। क्योंकि यहाँ पर कोश बढ़ने के साथ आकार बढ़ता है, आकार बढ़ेगा तो आई क्या होगी बेटा, घटेगी। क्लियर है। यानी आपके पास पूछे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान, तो सबसे कम किसकी होगी बेटा, यहाँ पर सीजियम की। क्योंकि इधर से इधर जब अपन जा रहे हैं तो एन बढ़ने के कारण यहाँ पर आकार का मान क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है, यानी आई का मान क्या हो रहा है बेटा, घट रहा है। यानी सबसे कम किसकी होगी, सीजियम की, इस सीजियम से ज्यादा रुबिडियम की, रुबिडियम से ज्यादा पोटेशियम की, और पोटेशियम से ज्यादा किसकी होगी, सोडियम की, और सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटा, लिथियम की, क्योंकि इसका आकार सबसे छोटा है। क्लियर है यहाँ पर। इसी में हम एक्सेप्शनल केस की बात कर लेते हैं। एक्सेप्शनल केस में आपके पास वही कल वाला फैक्टर आता है कि 3D हम बात करें, 4D और 5D की अपन बात करें, तो आपके अनुसार यहाँ पर 3D का आकार सबसे क्या होता है, छोटा, और 4D और 5D का आकार क्या होता है, बराबर, लेंथेनाइट संकुचन के कारण। तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पर आयनन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटा, यहाँ पर 3D की होगी, और 4D और 5D के लिए आयनन एंथैल्पी का मान लगभग क्या होगा बेटा, यहाँ पर बराबर। क्लियर है यहाँ पे। ये ध्यान रखना है कंसेप्ट। रीजन क्या आ जाएगा इसमें,
लैंथेनाइड संकुचन के कारण। लैंथेनाइड संकुचन के कारण 4D और 5D का आकार क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए 4D और 5D के जो तत्व हैं यहाँ पर दोनों श्रेणियों के, उनकी आयनन एंथैल्पियों का मान लगभग बराबर पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें किसकी बेटा, यहाँ पर आवर्त की। किसकी बात करते हैं, आवर्त की। देखिए बेटा, एक आवर्त में हम बाएं से कहां जाते हैं बेटा, दाएं। बाएं से हम कहां जा रहे हैं बेटा, दाएं जा रहे हैं। तो आपको पता है कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या होती है, वृद्धि। प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण आकार क्या होता है परमाणु का, छोटा। जब आकार छोटा होता है तो Ie का मान क्या होता है, ज्यादा। यानी क्षार धातुओं की Ie सबसे कम होती है, जबकि हैलोजन की Ie का मान सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्लियर है यहाँ पर। अब इसी में हम एक अपवाद पढ़ेंगे, वही कल वाला 3D श्रेणी का, कि हम स्कैंडियम से किसकी ओर चलते हैं बेटा, यहाँ पर जिंक की ओर। स्कैंडियम से हम किसकी ओर बढ़ रहे हैं बेटा, जिंक की ओर बढ़ रहे हैं। तो आपने क्या कहा था कल यहाँ पर कि यहाँ Z इफेक्टिव ग्रेटर होता है किससे बेटा, परिरक्षण प्रभाव से। यानी Z इफेक्टिव ज्यादा है तो आकार छोटा होगा, आकार छोटा होगा तो आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा बेटा, यहाँ पर Ie का मान क्या होगा बेटा, यहाँ घटेगा। यानी सबसे ज्यादा आपके पास आयनन एंथैल्पी किसकी होगी बेटा, क्रोमियम की, फिर वेनेडियम की, फिर टाइटेनियम, और सबसे कम किसकी बेटा, स्कैंडियम की। हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ आपने क्या कहा था कि Z इफेक्टिव किसके बराबर होता है बेटा, यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव के बराबर होता है। यानी आकार लगभग इनका क्या होता है बेटा, बराबर। जब आकार बराबर है तो इनके आयनन एंथैल्पी का मान भी क्या होगा, बराबर। नेक्स्ट हम क्या कहते हैं, यहां से यहां जाएं तो यहाँ Z इफेक्टिव की तुलना में कौन बढ़ जाता है बेटा, परिरक्षण प्रभाव। यानी आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि। जब आकार बढ़ रहा है तो आयनन एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत बेटा यहाँ पर। इसी में हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आपके पास है यहाँ पर बेरिलियम और बोरॉन, दो तत्व है आपके पास, बेरिलियम और बोरॉन। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, हीलियम 2 2s2। ऐसे ही बोरॉन का होता है हीलियम 2 2s2 और उसके बाद होता है 2p1। देखिए बेटा यहाँ पर हमने बात की इनकी प्रथम आयनन एंथैल्पी, किसकी बात करते हैं, इनकी प्रथम आयनन एंथैल्पी की। प्रथम आयनन एंथैल्पी का मतलब है कि इनमें से क्या निकाल दे, एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे। यहाँ S के पास देखिए क्या आ रहा है, पूर्ण पूरित विन्यास, जबकि 2p में यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यहाँ पर 2s का क्या मिलेगा बेटा, पूर्ण पूरित विन्यास। तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पूर्ण पूरित विन्यास होने की वजह से Ie1 का मान किसके लिए बेटा, बेरिलियम के लिए क्या होगा, ज्यादा। किसकी तुलना में बेटा, यहाँ पर बोरोन की प्रथम आयनन एंथैल्पी की तुलना में। ऐसे ही हम सेकेंड आयनन एंथैल्पी की बात करें, ये लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, Be+ बनाया तो विन्यास क्या हुआ, He2 2s1। ऐसे ही बोरोन प्लस के लिए क्या होगा, He2 2s2। रुपी तो गया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया। तो अब देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पूर्ण पूरित विन्यास, जबकि यहाँ आपको क्या मिलेगा, अर्धपूरित। ज्यादा स्थायी कौन होता है, पूर्ण पूरित। यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, कठिन होगा। तो आप क्या कहोगे यहाँ पर कि बेरिलियम की तुलना में सेकेंड आयनन एंथैल्पी का मान किसके लिए ज्यादा होता है बेटा, यहाँ पर बोरोन के लिए। क्लियर है। ऐसे ही हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल की, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की।
नाइट्रोजन का विन्यास होता है हीलियम 2 2s2 उसके बाद 2p3, जबकि इसका होता है हीलियम 2 2s2 2p4। यहाँ आपको क्या मिल रहा है p3 का अर्धपूरित विन्यास, और अर्धपूरित विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ऊर्जा क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा। जबकि यहाँ देखिए यदि एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, यहाँ से बाहर निकल जाए, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो इसको क्या मिल जाएगा बेटा, अर्धपूरित विन्यास। क्या मिलेगा बेटा इसको यहाँ पर, अर्धपूरित विन्यास। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ऑक्सीजन को क्या मिल रहा है, अर्धपूरित विन्यास मिल रहा है, यानी यहाँ आयनन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी, जबकि यहाँ आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहाँ इसका अर्धपूरित विन्यास डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी यहाँ आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा बेटा, ज्यादा। क्लियर है यहाँ पर? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके यहाँ पर आयनन एंथैल्पी के आवर्त और वर्ग के अनुदिश पूछे जाते हैं। अब बात ये आती है कि इस आयनन एंथैल्पी का अनुप्रयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए बेटा अनुप्रयोग, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर आयनन एंथैल्पी के अनुप्रयोग। आयनन एंथैल्पी के अनुप्रयोग, पहला देखिए यहाँ पर अभिक्रियाशीलता के निर्धारण में, अभिक्रियाशीलता के निर्धारण में, अभिक्रियाशीलता के निर्धारण में मैंने ये कहा कि क्षारक क्षारीय मृदा धातु, क्षारक क्षारीय मृदा धातुओं की आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है, कम होता है। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन का निर्माण करती है, इसीलिए यहाँ पर इनकी रिएक्टिविटी, इनकी क्रियाशीलता का मान, इनकी क्रियाशीलता का मान यहाँ पर उच्च पाया जाता है। क्या कहा आपने यहाँ पर कि क्षार व क्षारीय मृदा धातुओं की आयनन एंथैल्पी अपने आवर्त में क्या होती है बेटा, सबसे कम होती है, क्योंकि आकार सबसे बड़ा होता है। तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनावेशित स्पीशीज, धनावेशित आयन बनाती हैं, और धनावेशित आयन बनाने की वजह से इनकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है, ज्यादा। ऐसे ही हम बात करें यहाँ पर उत्कृष्ट घेस तत्वों की या अक्रिय घेस तत्वों की, तो देखिए अक्रिय घेस तत्वों का पूर्ण पूरित विन्यास होता है। क्या होता है, पूर्ण पूरित विन्यास। तो इनको न तो इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत होती है, न ही इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत होती है, यानी जब ये इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं रहे, दे ही नहीं रहे, यानी इनकी आयनन एंथैल्पी सबसे क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है, यानी ये आसानी से यहाँ पर क्रिया नहीं करते, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग भी नहीं करते हैं। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं कि ये क्या होते हैं बेटा, अक्रिय प्रवृत्ति के होते हैं, कोई क्रिया यहाँ पर नहीं करते। इसके बाद हम दूसरा पॉइंट लेते हैं यहाँ पर प्रकृति। देखिए यौगिकों की प्रकृति के निर्धारण में यहाँ पर इसको काम में लिया जाता है। यदि IE का मान क्या है बेटा, कम है, तो यौगिक आपका आयनिक प्रकृति का होगा, क्योंकि आसानी से वो धनायन का निर्माण कर लेगा। यौगिक कौन सी प्रकृति का होगा, आयनिक प्रकृति का। जबकि यहाँ पर
आई ई का मान यदि ज्यादा है तो यौगिक यहाँ पर सहसंयोजक प्रकृति का होगा, क्योंकि वो आसानी से यहाँ पर आयन का निर्माण नहीं करता है, क्योंकि वह आसानी से आयन का यहाँ पर निर्माण नहीं करता है। इसीलिए कौन सी प्रकृति का होगा बेटा? ये सहसंयोजक प्रकृति का। तो आपने क्या कहा कि क्षार और क्षारीय मृदा जो धातुएं होती है उनकी आई ई का मान क्या है? कम, यानी कि ये धातुएं कौन से प्रकार के यौगिक बनाती हैं बेटा? यहाँ पर आयनिक यौगिक, जबकि अधातुओं की आई ई का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। इसीलिए अधातु कौन सी प्रकृति के यौगिक फॉर्मेट करती है बेटा? सहसंयोजक प्रकृति के। तीसरा पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था के निर्धारण के लिए। ऑक्सीकरण अवस्था के निर्धारण, ऑक्सीकरण अवस्था के निर्धारण में आपको ध्यान रखना है कि यदि आपके पास आई ई का डिफरेंस, प्रथम व द्वितीय आयनन एंथैल्पी का अंतर यदि आपको कितना मिलता है, सॉरी कितने से ज्यादा मिलता है बेटा? यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से यदि ज्यादा मिलता है तो आपके पास यहाँ पर अंतर आपका 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा मिलता है तो आपके पास यहाँ पर कम आवेश वाला धनायन क्या होगा? स्थायी होगा, कम संयोजकता उसकी पाई जाएगी। लेकिन यदि इसी डेल्टा आई ई का मान यदि 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है बेटा? कम है। 16 इलेक्ट्रॉन क्या? 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी क्या है बेटा? कम है। तो यहाँ पर आपकी अधिक आवेश वाली यानी अधिकतम आवेश वाली संयोजकता क्या होगी बेटा? यहाँ पर स्थायी होगी। और यदि आपके पास यही डेल्टा आई ई का मान यदि 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में मिल रहा है तो दोनों प्रकार की संयोजकताएं क्या होगी बेटा? स्थायी होगी। दोनों प्रकार की संयोजकताएं यहाँ पर स्थायी रूप में पाई जाती है। जैसे अपन बात करें सोडियम की, यहाँ पर सोडियम से आपने 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकाला, यहाँ पर क्या बना? सोडियम प्लस आयन प्लस आपने इलेक्ट्रॉन निकाला। इसकी आई ई का मान यहाँ होता है बेटा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीबन। फिर मैंने कहा कि नहीं, यहाँ से 1 मोल इलेक्ट्रॉन और आपको यहाँ पर निकालना है तो क्या बनेगा? द्विधन आवेशित आयन। इसके लिए आई ई का मान होता है 47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीबन। दोनों का हम डिफरेंस ले बेटा, 47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस डेल्टा आई ई का मान ले, ये प्रथम और ये द्वितीय आयनन एंथैल्पी। तो सेकंड में से फर्स्ट को घटा दीजिए बेटा। यहाँ पर आपको मान कितना मिलेगा? लगभग 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है? ज्यादा। यानी सोडियम यहाँ पर किस रूप में स्थायी होगा? कम संयोजकता के रूप में। यानी सोडियम हमेशा कौन सा आयन बनाएगा बेटा? +1 स्टेट वाला। क्लियर है बेटा? यहाँ पर ऐसे ही हम मैग्नीशियम की बात करें, यहाँ पर मैग्नीशियम से आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, ये बनाता है Mg+। यहाँ आई ई फर्स्ट का मान होता है बेटा लगभग 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीबन, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीबन। ऐसे ही आपने यहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन और इसमें से निकाला, क्या बना आपके पास? द्विधन आवेशित आयन। द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान यहाँ मिलता है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों के बीच का यदि हम डिफरेंस निकाले तो कितना मिलता है बेटा आपको? 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो यहाँ पर इस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है? कम। यानी अधिक आवेश वाला आपका आयन क्या होगा? संयोजकता क्या होगी? स्थायी। यानी Mg हमेशा कौन सी स्टेट में रहेगा बेटा? +2 स्टेट में। क्लियर है? यहाँ पर ये था आपके पास क्या बेटा? ऑक्सीकरण अवस्था का निर्धारण। नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर अपचायक प्रकृति।
ध्यान रखना, अपचायक प्रकृति IE की क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अपचायक प्रकृति का मतलब क्या होता है कि जो स्वयं का तो करवाए ऑक्सीकरण, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या करे? त्याग, और दूसरों का क्या करवाए बेटा? यहां पर अपचयन। दूसरों का क्या करवाए बेटा? यहां पर अपचयन। स्वयं का तो क्या करवाए? ऑक्सीकरण, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, और दूसरों का क्या करवाए? अपचयन, यानी दूसरों को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाए। तो दूसरों का अपचयन करवाने वाले क्या कहलाएंगे बेटा? अपचायक। तो यहाँ धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देती है क्योंकि इनकी IE का मान क्या होता है? कम। तो IE जितनी कम होगी वो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, यानी उसका उतनी आसानी से ऑक्सीकरण होगा और आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो दूसरों का आसानी से क्या करवाएगा? अपचयन, यानी उसकी अपचायक क्षमता का मान उतना ही क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। लास्ट देखिए, यहां पर हम बात करें क्षारीय प्रकृति की। देखिए, क्षारीय प्रकृति इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके बेटा? यहाँ पर IE के। IE का मान जितना कम होगा उसकी क्षारीय प्रवृत्ति उतनी ही क्या होगी? ज्यादा। जैसे हम फर्स्ट क्षार धातु की क्षारीय प्रकृति देखें, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे ही सीजियम हाइड्रोक्साइड, इनकी क्षारीय प्रवृत्ति हम यहाँ पर ले तो देखिए बेटा, यहाँ पर सीजियम की IE का मान सबसे कम होता है, इसलिए इसकी क्षारीय प्रवृत्ति सबसे क्या होती है? ज्यादा। जबकि लिथियम की IE का मान छोटे आकार के कारण क्या होती है? ज्यादा, इसीलिए यहाँ पर इसकी क्षारीय प्रवृत्ति क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। तो क्षारीय प्रकृति का भी हम आयनन एंथैल्पी के द्वारा क्या कर सकते हैं? निर्धारण कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? यहाँ पर ये थी आपके पास क्या बेटा? यहाँ पर आयनन एंथैल्पी। नेक्स्ट टॉपिक आपका इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, जो इसके जस्ट अपोजिट आएगा यहाँ पर, वो पढ़ेंगे कल बेटा। यहाँ पर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।